स्टूडेंट्स, बिगिनिंग फॉर विकुंज में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th सोशल साइंस में इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 4 ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। ये हमारे एसए2 के सिलेबस का लास्ट चैप्टर है जो कि हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। इससे रिलेटेड एक वीडियो हम पहले अपलोड कर चुके हैं जिसमें कि हमने क्या है इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें पहले डिस्कस की हैं कि कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिसके थ्रू जो एमएनसीज हैं वो किसी भी कंट्री में एंटर करती हैं और वहाँ के जो इंडस्ट्रीज हैं या जो स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनसे किस तरीके से अपने सामान तैयार करवाते हैं या फिर किसी भी कंट्री में जाकर वहां के जो स्मॉल यूनिट्स हैं उनको खरीद लेते हैं। उसी से रिलेटेड एक और एग्जाम्पल है जिसकी की शुरुआत हम अपनी इस वीडियो में करने वाले हैं उस एग्जाम्पल के साथ। तो आइए करते हैं हम अपनी आज की वीडियो की स्टार्टिंग। देखिए, मैंने आपको दो एग्जाम्पल पहले दिए थे कि किस तरीके से इंडिया में क्या है, गांव में कई जगहों पे क्या है जो स्मॉल जो एक तरीके से मैन्युफैक्चरर्स हैं या जो प्रोड्यूसर्स हैं उनसे क्या किया जाता है, उनको कॉन्ट्रैक्ट देकर क्या है सामान तैयार करवाए जाते हैं। जैसे स्पोर्ट्स आइटम है, क्लोथिंग है, फुटवेयर्स हैं, ये सारी सामान तैयार करवाए जैसे। जिसके बाद क्या करती है जो एमएनसीज हैं उस पर अपने लेबल लगाकर उनको अपने अकॉर्डिंगली अपने रेट्स में सेल आउट कर देते हैं मार्केट में। ऐसा ही एक एग्जाम्पल क्या है यहाँ पर एक और हम अपने आपके सामने देने वाले हैं। इसमें है फोर्ड, जो है एक फोर्ड ऑटोमोबाइल कंपनी है, ठीक है ना। तो उसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। जो फोर्ड है जो एक अमेरिकन कंपनी है, जब वो इंडिया में आई, फोर्ड क्या एक तरीके से वर्ल्ड की एक लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर कंपनी में काउंट होती है जिसकी की जो प्रोडक्शन सेंटर्स हैं वो 20 से ज़्यादा देशों में स्थापित किए गए हैं। दैट मीन्स कि 20 से ज़्यादा देशों में जो फोर्ड है उसने अपने प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स क्या है एस्टैब्लिश की हुई है। समझ में आ रहा है? तो ये क्या है, एक अमेरिकन कंपनी है। दैट मीन्स क्या है, एक तरीके से हमें कह सकते हैं ये क्या है, एक एमएनसी है। फोर्ड कंपनी क्या है इंडिया में आई थी 1995 में, ठीक है। इंडिया में आकर इसने क्या है चेन्नई के पास अपना एक बहुत बड़ा प्लांट सेटअप किया और यहां पर उसने अराउंड 17,000 करोड़ रुपए अपने इन्वेस्ट किए। मैंने कहा था ना, जब एमएनसी किसी भी कंट्री में जाती है तो सबसे बड़ा कारण वहां की जो स्मॉल जो कंपनीज हैं वो क्या करती हैं, उनको भी बेनिफिट लगता है क्योंकि उनके पास एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है, जिसको हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहते हैं, ठीक है ना। क्योंकि उनके पास बहुत पैसा है तो वो आकर यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करती है किसी भी कंट्री में। तो उन्होंने क्या किया, 17,000 करोड़ रुपए क्या है इन्वेस्ट किए और एक बहुत बड़ा प्लांट चेन्नई के पास लगाया, ठीक है। ये प्लांट जो सेटअप किया इसने कोलैबोरेशन किया, किसके साथ मिलकर लगाया इसने, महिंद्रा एंड महिंद्रा। महिंद्रा एंड महिंद्रा का नाम तो आई थिंक कि बहुत लोगों ने सुना होगा, जो कि क्या करता है इंडिया में ट्रक एंड जीप मैन्युफैक्चर करता है और बहुत सारे हिस्सों में बहुत सारी जगहों पर क्या है महिंद्रा एंड महिंद्रा के जो प्लांट्स हैं वो सेटअप किए गए हैं, या कह सकते हो कि प्रोडक्शन यूनिट्स क्या है इसकी महिंद्रा एंड महिंद्रा की एस्टैब्लिश्ड है। तो इसने क्या किया, फोर्ड कंपनी ने महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ मिलकर अपना काम शुरू किया। समझ गए किस तरीके से। और इसी के साथ इसने क्या है एक 2017 की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि इसने इंडिया के अंदर ही सिर्फ 88,000 से ज्यादा कार बेची हैं। सोचिए, इंडिया के अंदर, ओके। और इंडिया से बाहर अगर मैं एक्सपोर्ट करने की बात करूं तो 1,81,000 से ज्यादा जो कार है इसने मैक्सिको, साउथ अफ्रीका एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जैसे कंट्रीज में क्या है एक तरीके से देशों में एक्सपोर्ट की है। तो आप देख रहे हो किस तरीके से अपना जो इसने जो प्रोडक्शन क्वांटिटी है वो बढ़ाई है और उसका सेल कितना बढ़ा है, ठीक है। तो इस तरीके से इसने क्या कोशिश की कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जहां जहां इसके जो प्रोडक्शन प्लांट्स हैं उनके कंपोनेंट सप्लाई करने का काम क्या है इंडिया से किया जाए और यहां पे इंडिया में क्या है उसके जो कंपनी है उससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं वो बेसिकली मैन्युफैक्चर किए जाएं। समझ में आ रही है? तो ऐसे क्या करती है, कोई भी एमएनसी किसी भी कंट्री में जाकर वहां के मार्केट को ऑक्यूपाई करती है और वहां के लोगों को, ठीक है ना, या फिर वहां के जो स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके साथ मिलकर अपना बिजनेस आगे बढ़ाती है। क्लियर? इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपकी बुक में दिए गए हैं। अगर आपको ये चीज समझ में आई है तो उन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश जरूर करें, इससे आपका अपना एक सेल्फ इवैल्यूएशन हो पाता है। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जिसका कि नाम है फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट, ठीक है। जिसमें कि क्या करेंगे हम, फॉरेन ट्रेड क्या होता है ये देखेंगे एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट किस तरीके से पॉसिबल हो पाया ड्यू टू फॉरेन ट्रेडिंग, ठीक है। तो इसके लिए अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले अगर मैं देखूं तो सालों से, ठीक है ना, हम सालों से देखते हुए आ रहे हैं कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ट्रेडिंग होती है। और जब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ट्रेडिंग होती है तो बहुत सारे जो चीज़ें हैं लाइक जो गुड्स हैं या फिर जो चीज़ें आप कह सकते हो खाने पीने की या फिर किसी भी चीज़ से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर क्या है पास ऑन होती है और वो क्या होती है एक तरीके से उनके बीच में एक ट्रेड रूट डेवलप हो जाता है, एक मार्केट की कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश हो जाती है और दैट मीन्स कि ये बहुत सारे देशों को आपस में जोड़ने का काम करता है, ठीक है ना। जब एक फॉरेन ट्रेड होता है, फॉरेन ट्रेड का मतलब ही क्या होता है, एक देश दूसरे देशों के साथ व्यापार करे,
ठीक है। ऐसा ही क्या है इंडिया एंड साउथ एशिया में देखने को मिला है, जहां पर क्या है बहुत सारे क्या है वर्ल्ड की ईस्ट एंड वेस्ट जो पार्ट है वर्ल्ड के, उनके साथ एक मार्केट की कनेक्टिविटी बनी है। बहुत सारे ट्रेड रूट ऐसे डेवलप हुए हैं जिसके थ्रू ट्रेडिंग की जाती है। आपको पता है कि इंडिया में अगर इंडिया को इतने साल तक गुलाम बनाया गया था तो उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी ट्रेडिंग कंपनी थी जो कि अट्रैक्ट होकर इंडिया में आई थी अपने आपको एस्टैब्लिश करने के लिए, जिनका कि कहना था कि हम यहाँ पे सिर्फ व्यापार करने आए हैं, बिजनेस करने आए हैं। बट कुछ टाइम के बाद उसी कंपनी ने इंडिया को गुलाम बना लिया था। तो कहीं ना कहीं कई बार हमें ऐसा लगता है कि जो ट्रेडिंग कंपनीज हैं या जो एमएनसीज हैं वो क्या करती हैं, किसी कंट्री को कंप्लीटली उसके ऊपर अपना अधिकार जमाने की कोशिश कर लेती है, जैसा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में किया था। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी भी क्या है एक तरीके से इंडिया में व्यापार करने आई थी, बिजनेस करने आई थी, और इसको लेकर क्या है एक तरीके से इंडिया से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हुई। इनको लग रहा था यहाँ पे व्यापार करना बहुत ज्यादा इनके लिए ईजी हो जाएगा। अब देखिए ऐसा क्यों होता है कि जो दूसरे कंट्रीज है वो अपने यहाँ पे इन कंट्रीज को आने की इन कंपनियों को आने की परमिशन देते हैं। सबसे बड़ी चीज़ क्या होता है एक तरीके से जो बेसिक फंक्शन है ना फॉरेन ट्रेड का, कि क्यों फॉरेन ट्रेड को इतना प्रमोट किया जा रहा है, इससे क्या होती है जो प्रोड्यूसर्स है ना उनको अपने घरेलू मार्केट से, डोमेस्टिक मार्केट से बाहर भी दुनिया में निकलने का मौका मिलता है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं, और वो खुद भी क्या कर सकते हैं जो अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स हैं उनको ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या है सेल कर सकते हैं, और वर्ल्ड मार्केट के साथ उनका एक कंपटीशन बनता है, तो वो और ज्यादा अच्छे प्रोडक्ट बनाने के लिए उनको एक मोटिवेशन भी मिलता है। समझ में आ रही है एक बात? तो इस तरीके से क्या होता है एक तरीके से कि अलग अलग देशों में इस तरीके के जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं वो स्टैब्लिश किए जाते हैं, जिससे मार्केट को और ज्यादा बढ़ाने का मौका मिलता है। क्लियर? तो इसमें क्या होता है जो प्रोड्यूसर्स हैं, जैसे मैं अगर बात करूं कि इंडिया की अगर कोई कंपनी है उसने इंडिया में प्रोडक्ट्स बनाए, अगर फॉरेन ट्रेड नहीं होगा तो वो सिर्फ क्या है लिमिटेड होकर रह जाएगा, उसको अपने इंडिया में ही सामान बेचना है। बट अगर फॉरेन ट्रेडिंग होगी तो वो क्या है इंडिया से बाहर भी क्या है अपने सामान को बेचेगा, और ज्यादा लोगों तक ज्यादा सामान क्या है उनकी कनेक्टिविटी क्या है बन पाएगी। अगर आज हम देखें लाइक अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, मीशो है, ये सब क्या कर रहे हैं, एक से ज्यादा देशों में क्या कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स को, या फिर अलग अलग जो कंपनीज इनके साथ जुड़ी हुई है उनके प्रोडक्ट्स को सेल करने की तो कोशिश कर रहे हैं। तो इसका सिर्फ ऐसा नहीं है कि प्रोड्यूसर्स को ही फायदा है कि वो अपने सामान बेच रहे हैं, इससे बायर्स को भी फायदा है, जो कंज्यूमर्स हैं जो सामान खरीद रहे हैं उनको भी फायदा है। कैसे? अब पहले क्या होता था जब फॉरेन ट्रेडिंग नहीं होता था तो उनके पास भी लिमिटेड चॉइस होती थी। ठीक है, आप अगर दुकान पे कोई सामान खरीदने जाते हो तो आपके पास सिर्फ हार्डली एक या दो चॉइस होती थी कि आपके कंट्री में जो सामान बन रहा है आपको वही खरीदना है। बट फॉरेन ट्रेडिंग की वजह से जो बायर्स हैं उनके सामने भी एक बहुत बड़ी चॉइस आई है। ठीक है, अब वो अपने कंट्री के अलावा विदेशों में बनने वाली चीजें जो दूसरे देशों में बन रही है उनको भी खरीद सकते हैं। ठीक है ना, अगर फॉरेन ट्रेडिंग नहीं होती तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। फॉरेन ट्रेड जब होती है ना तो इसमें ट्रेडिंग तो होती ही है, इसके अलावा क्या है सामान को एक जगह से दूसरे प्लेस में जब जाता है तो एक मार्केट की कनेक्टिविटी बनती है। ठीक है ना, तो चॉइस क्रिएट होती है लोगों के सामने, उनको कम रेट में बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे आप देखते हो कि कई बार क्या है कम रेट पे हमें क्या है बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिल जाती हैं, तो लोगों को बहुत ज्यादा ऑप्शन मिल जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा क्या है जो प्रोड्यूसर्स है वो मीलों बैठे दूर तक भी अपने जो एक तरीके जो बायर्स है ना उनके साथ जुड़ पाते हैं, कंपीट कर पाते हैं, प्रोडक्ट्स को सेल कर पाते हैं। दैट मीन्स कि हजारों मीलों की जो दूरी है वो इस फॉरेन ट्रेड ने ईजी कर दी है। तो अगर मैं ओवरऑल कहूं तो जो फॉरेन ट्रेड है उसका एक रिजल्ट सामने क्या आया है, इसने क्या किया है कनेक्टिंग किया है, कनेक्टिविटी की है मार्केट्स के बीच में, और इंटीग्रेशन किया है। दोनों में से किसी भी सेंस को आप समझ सकते हो कि मार्केट को जोड़ने का काम भी किया है इसने, ठीक है, और एक दूसरे के पास लाने का काम भी किया है अलग अलग देशों की मार्केट्स को। क्लियर? ऐसा ही एक एग्जांपल हम यहां पे देख रहे हैं, केस स्टडी समझ लीजिए इसको, चाइनीज टॉयज इन इंडिया। आज के टाइम पे अगर मैं देखूं तो इंडिया में चाइनीज टॉयज की भरमार है। बच्चों के पास आप एक से एक खिलौने देख सकते हो, और बहुत सस्ते रेट पे खिलौने आप देख सकते हो, जिसमें कि क्या है बच्चों को चाइनीज टॉयज अधिकतर अवेलेबल होते हैं। ठीक है ना, अब इस चाइनीज टॉयज से क्या है जो चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको क्या मिली है, एक अपॉर्चुनिटी मिली है क्या कि वो अपने देश के अलावा भी क्या इंडिया में अपने सामान को बेच सकते हैं और अच्छे रेट पर बेच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक ह्यूज पॉपुलेशन है, बहुत सारे लोग हैं खरीदने वाले, और जो बायर्स हैं उनको इससे क्या फायदा हुआ है, फॉरेन ट्रेड की वजह से तो पॉसिबल हुआ है ना। एक तो उनको चीप प्राइसेस पे सस्ते रेट पर चीजें मिल जाती है, और चाइनीज टॉयज में इतने नए नए डिजाइन होते हैं जिसकी वजह से जो कंज्यूमर्स हैं, जो बायर्स हैं, उनके सामने एक ब्रॉड चॉइस आ जाती है बहुत ज्यादा। ठीक है, और आज के टाइम पे इंडियन मार्केट में चाइनीज टॉयज ही बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बहुत ज्यादा फेमस है।
ठीक है। और इन्होंने कहते हैं अराउंड 70 से 80% जो इंडियन टॉयज हैं उसकी मार्केट और रिप्लेस कर दिया है। आज अगर मार्केट में आप जाइए तो आपको चाइनीज टॉयज ज़्यादा मिलेंगे एज कम्पेयर टू इंडियन टॉयज जो इंडियंस ने बनाए होंगे, इंडियन मैन्युफैक्चरर्स ने, ठीक है। तो इसका एक रिजल्ट क्या आया है? पहली चीज तो इंडियन और चाइनीज टॉयज में कॉम्पिटिशन बढ़ा है। क्यों? क्योंकि चाइनीज टॉयज सस्ते होते हैं एज कंपेयर टू इंडियन टॉयज के। लोगों के सामने चॉइस बड़ी है और लोअर प्राइस, कम से कम रेट में, ठीक है। आप चाहे वो होली की पिचकारियां देख लो या दिवाली की वो बंदूकें देख लो, आप किसी भी चीज़ में देख सकते हो कि आपके पास क्या बहुत है, या बच्चों के खेलने की चीज़ें बहुत सारी है, कार है, जीप है, ऐसी बहुत सारी कार आती है, ठीक है, रिमोट कार, ये सब। तो अब अगर मैं चाइनीज़ टॉय मेकर्स हैं उनकी बात करूँ तो उनको तो फायदा हुआ है, उनके लिए जो एक्सपेंड हुआ है, उनका बिजनेस और ज़्यादा बढ़ा है, ठीक है। बट जो इंडियन टॉय मेकर्स हैं उनके लिए इसने क्या कर दिया है? फॉरेन ट्रेड ने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है। क्या? पहली बात तो उनको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है क्योंकि उनकी मार्केट छिन गई इसकी वजह से। दूसरा, उनको जो अपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेल करने में दिक्कत आती है। क्यों? क्योंकि उनके प्रोडक्ट बिक ही नहीं पा रहे, क्योंकि उनके रेट ज़्यादा होते हैं। तो लोग क्या है, सस्ते रेट पे चाइनीज टॉयज को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। आई होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको अब टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक स्टूडेंट। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।